तो अभी हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट भी जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट होता है। इसको कभी कभी हम लोग प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, मीन्स आर स्टैंड्स फॉर रिजोनेंस। प्लस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट कहते हैं, या माइनस आर इफेक्ट मेसोमेरिक। ठीक है, it is also through the pi bonds. It also moves through pi bond, just like resonance. It आ गया चिराग? हाँ सर, सॉरी मैं लेट हो गया था थोड़ा। It also moves through pi bond. Pi bond, just like resonance. ठीक है, तो ये resonance ही है, बट इसका मूवमेंट जो है वन साइडेड होता है। रिजोनेंस में बोथ साइड होता है मूवमेंट, डिलोकलाइजेशन ऑफ pi bond। जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लो यहाँ पर हमने CH2 प्लस ले लिया और इस जगह CH डबल बॉन्ड, CH N डबल बॉन्ड हो, यानी NO2। ये तो इसमें होगा क्या कि ये NO2 करता क्या है, तो यहाँ प्लस ना लेके हमने माइनस ले लिया, तो ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आए। क्या करेगा ये NO2, ये इधर से पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा। पाई बॉन्ड की ही शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर आप लोन पेयर्स कह सकते हो है। ये फिर इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड का। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस ओर हो गया? NO2 ग्रुप की ओर हो गया, और ये बन गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NO माइनस। ये तो आप क्या देख रहे हो? कार्बन से अवे हो गया, यानी ग्रुप के तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये जो ग्रुप था, ग्रुप की ओर यानी अवे फ्रॉम द कार्बन एटम हो गया ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो इसको माइनस इफेक्ट कहते हैं, जैसा मैंने बताया था। लेकिन थ्रू द पाई बॉन्ड हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? माइनस एम इफेक्ट कहेंगे, माइनस एम इफेक्ट। और ये निगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? स्टेबलाइज कर दिया। सो ये निगेटिव चार्ज जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये निगेटिव चार्ज, अब यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज है नहीं, इस जगह पर नीचे वाले सिस्टम में निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक चला गया। तो ये जस्ट लाइक रिजोनेंस ही है, बट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अवे फ्रॉम द कार्बन हो गया, सो इट इज माइनस एम इफेक्ट। अब एक दूसरा इफेक्ट देखते हैं जहां प्लस एम इफेक्ट हो सकता है। अनदर एग्जांपल हम लोग देखें, प्लस एम इफेक्ट कब हो सकता है? अगर ये CH2 प्लस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी तरीके से CH डबल बॉन्ड CH, और इस जगह पर हमने NH2 लगा,
NH2 के पास लोन पेयर। अब क्या करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो फिर से ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ देख रहे थे, अब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज कहीं और चला जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो चूंकि यहाँ कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टुवर्ड्स कार्बन, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टुवर्ड्स कार्बन, so it is plus M effect. So ये plus M effect, प्लस M effect कौन दे पाएगा, who can give plus M effect, बता सकते हैं, प्लस M effect कौन दे सकता है, those having lone pair of electrons, lone pair of electrons. Example, obviously example NH2 ग्रुप दे सकता है, नाइट्रोजन वाला। फिर OH भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होता है। फ्लोरीन दे सकता है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है। क्लोरीन दे सकता है, लोन पेयर्स होता है। ब्रोमीन दे सकता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है। सल्फर दे सकता है, समझे, लोन पेयर्स होता है। समझ में आई बात। तो ये सब जो है प्लस M इफेक्ट दे सकते हैं। दीज लोन पेयर्स विल मूव टुवर्ड्स द कार्बन थ्रू फाइबर। Their lone pairs, their lone pairs will move towards carbon through pi bond, through pi bond। तो इस प्रोसेस में होता क्या, इस प्रोसेस में देखोगे जो भी ग्रुप है, मान लो ये यहाँ पर एक स्पेसीज है, ग्रुप है, और यहाँ एक कार्बन था, तो इस दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। इस प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पर आप देखोगे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमेशा होगा ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये ग्रुप है कोई, तो अगर ये प्लस M ग्रुप है, इन केस ऑफ प्लस M ग्रुप, एंड आल्सो फॉर माइनस M ग्रुप, आल्सो फॉर माइनस M ग्रुप, दोनों में ये जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड इट्स इफेक्ट विल डिपेंड ऑन strength of this bond and effect of mesomeric effect, mesomeric effect depends on the bond, it depends on the strength of bond formed between carbon and that atom in clear। सो अब अगर हम लोग को कंपेयर करना है दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग माइनस M इफेक्ट देगा, सपोज ये NH2 है, ठीक है, यानी प्लस M इफेक्ट कौन स्ट्रॉन्ग देगा, और ये OH, who will give better plus M effect,
हु विल गिव बेटर प्लस एम इफेक्ट। तो क्या बताओगे कौन होगा अच्छा प्लस एम इफेक्ट देने का? चलो किसी को चाय वाय तो नहीं पीना है ना तुम लोगों को? समझ में आया? जरा बताओ तो कौन बेटर होगा प्लस एम? बोले सर एन वाला ज्यादा होना चाहिए ना। क्यों? NH2। बोलो क्यों? आंसर NH2। क्यों बोलोगे कोई? बोलो।
Next question. Among OH and SH, who will be better plus M group? बोलो. बताओ. कोई बता सकते हो इसका आंसर? सर OH 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 सही है. बताओ क्यों? सर मैं तो सिर्फ प्लस आई के साथ सर OH क्यों बोलो. सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है. हाँ, वेरी गुड. ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म करेगा. ज्यादा स्ट्रांग क्यों करेगा? क्यों ज्यादा स्ट्रांग करेगा? बोलो. तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. नहीं, साइज के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो अच्छा बॉन्ड फॉर्म करेगा. ये कोई रीजन नहीं है. साइज ही फैक्टर होता है, समझे. जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अच्छा कहाँ होता है? जहाँ साइज इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, तो वहां अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो दोनों केस में क्या है, राइट. यहाँ पर OH इज आंसर. ये OH इज आंसर. एंड रीजन क्या होगा दोनों केस में? रीजन है साइज इज क्लोज टू कार्बन एटम. यानी जो कार्बन के सबसे नजदीक है वही अच्छा प्लस M या माइनस M शो करेगा. समझे. तो कार्बन के सबसे नजदीक तो कौन होता है? नाइट्रोजन ही है ना. सही बात है ना. कार्बन के सबसे नजदीक कौन है? नाइट्रोजन है. हाँ सर. और बोरॉन भी है. बट बोरॉन के पास तो लोन पेयर होता नहीं है, तो बोरॉन अट्रैक्ट जरूर कर सकता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन को खींच जरूर सकता है अगर है पॉसिबिलिटी तो. समझ में आई बात. सो साइज इज क्लोज टू कार्बन. जिसका भी साइज कार्बन के सबसे क्लोज है, तो कार्बन के राइट साइड में नाइट्रोजन है और लेफ्ट साइड में बोरॉन है. तो ये दोनों अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. सो बोथ नाइट्रोजन एंड boron can form good strength of pi bond
with carbon तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत है किसी को। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कौन कौन प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, लोन पेयर जिसके पास है तो प्लस एम इफेक्ट का कुछ एग्जाम्पल देख लिया हमने। माइनस एम इफेक्ट अब कौन से शो कर सकता है, माइनस एम इफेक्ट एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल तो NO2 ही हो गया, और कोई हो सकता है माइनस एम इफेक्ट का एग्जाम्पल? बताओ। सर CN CN NH3 भी हो सकता है। ये है कुछ भी नहीं है। तो NO2 के अलावा देखो और कौन कौन हो सकता है। अगर जब भी डबल बॉन्ड आएगा ना, समझो एक एक यहाँ ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप जो भी ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के बाद यहाँ डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो हमेशा ये माइनस एम इफेक्ट ही देगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो अब जरा बताओ कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा आएगा। सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो करेक्ट है, एल्डिहाइड होगा, सही बात है बिल्कुल। C डबल बॉन्ड OH, CHO। सर और ओइक कोई एसिड, बताओ। ऑक्सैलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड करेक्ट है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना एल्डिहाइड से थोड़ा कम देगा, इसलिए कि आपस में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड में तो अकेला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा कम होगा, लेकिन होगा जरूर। और बताओ।
और भी कोई? सर एस्टर्स। एस्टर भी होगा, होगा जरूर होगा। अगर यहाँ पर ऐसे करके लगाते हो C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, R, तो होगा वो, और भी कम होगा थोड़ा सा, वो भी कम ही होगा। और बताओ, मीन्स अब कॉन्सेप्ट समझना है कि डबल बॉन्ड वहां होना चाहिए, तभी तो शिफ्टिंग होगी, करेक्ट ना? तो इस तरह से ये -m इफेक्ट होता है। तो देखो, जो +m इफेक्ट होता है वो किसको स्टेबलाइज करेगा? +m इफेक्ट किसको स्टेबलाइज करेगा? स्टेबलाइजेज नेगेटिव चार्ज। प्लस को ही स्टेबलाइज करेगा, मैंने पहले ही बोला था। +m इफेक्ट स्टेबलाइजेज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की बात हम लोग करते हैं ना, या कार्बोएनायन की बात करते हैं, कार्बोएनायन। और -m इफेक्ट किसको स्टेबलाइज करेगा? नेगेटिव चार्ज। -m इफेक्ट स्टेबलाइजेज नेगेटिव चार्ज। तो कार्बो एनायन, ये कार्बो एनायन को उल्टा, अगर समझ में आया? तो अब हम लोग आते हैं, ये बात तो समझ में आ गया हम लोगों को अच्छे से। This is your +m effect and -m। सब कुछ कम समझते हैं, जैसे m इफेक्ट ऑब्वियसली ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होगा। जो m इफेक्ट है का जो स्ट्रेंथ है, m इफेक्ट का स्ट्रेंथ, ये बड़ा होगा किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। और लेस होगा हाइपर कंजुगेशन से। कुछ जगह पर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रांग हो सकता है, कुछ जगह पर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो सकता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। कब हो सकता है? जब डिस्टेंस ज्यादा हो, जो मैंने एग्जांपल बताया। तो ये ऑर्डर है, m इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर। तो अब कुछ एग्जांपल्स लें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इस चीजों को। अब मान लो हमको ऑर्डर डिसाइड करना है, और यहाँ पर हमने Br लगाया, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ Br में। दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड पॉजिटिव चार्ज, और Br को यहाँ पर, एंड देन ये पॉजिटिव चार्ज Br को यहाँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओगे क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बोलिए। तो सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 4th। क्यों? सो Br और प्लस एकदम पास पास है ना, उसके बाद इंडक्टिव
सर उसके बाद फर्स्ट वाला। नहीं नहीं। अच्छा, बी आर कैसा ग्रुप है बताओ तो। बी आर कैसा ग्रुप क्या करता है? माइनस आई ग्रुप है ना कि नहीं है? बी आर तो माइनस आई ग्रुप है। यस सर। माइनस आई ग्रुप क्या करता है? डीस्टेबलाइज करेगा ना प्लस चार्ज को, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा ना, ये नहीं करेगा? अगर माइनस आई ग्रुप है तो माइनस को नहीं स्टेबलाइज करता है, यहाँ तो हमने प्लस दे दिया। तो इस बेसिस पे तो थर्ड वो वाला सबसे होगा सबसे दूर है वो स्टेबल। सबसे कम स्टेबलाइज करे, सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा। सबसे दूर जो है पॉजिटिव से वो कम क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, सर क्योंकि थर्ड वाला सबसे स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा थर्ड स्टेबल। ठीक है, उसके बाद उसके बाद सेकंड, सेकेंड होगा, फिर फर्स्ट, फर्स्ट, फिर फोर्थ सबसे आगे आ। फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? देखो फोर्थ केस में जो है ना एक्सेप्शन हो जाएगा फोर्थ में। इन फोर्थ केस बी आर विल वर्क एज प्लस एम ग्रुप। समझे बात को? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, और किसी में वैसा इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्लस चार्ज था, ये जो बी आर है ना, बी आर के पास लोन पेयर है कि नहीं है, ये इस पे इस तरह से अटैक कर देगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन की ओर कर देगा। हर जगह तो कार्बन से अवे था, यहाँ पर कार्बन की ओर कर देगा और इस तरीके से बी आर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? मतलब ये हुआ जितना भी माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है, सब अगर एकदम नजदीक ले आते हो तो वो प्लस एम देने लगता है। क्योंकि माइनस आई वाले आप देखोगे क्यों है, हेलोजन है, ऑक्सीजन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, सबके पास तो लोन पेयर है कि नहीं है? तो सबसे नजदीक जब जाएगा तो इस तरह से वो क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट देके उसको स्टेबलाइज कर देगा। कार्बोकेटाइन के केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैं इसी तरीके का देता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा, ये फर्स्ट। फिर प्लस चार्ज है और यहाँ पर NH2 प्लस चार्ज है और यहाँ पर NH2। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? विच वन विल बी मोस्ट स्टेबल? सेकंड। सेकेंड। स्टेबिलिटी ऑर्डर करोगे तो यहाँ पर चूंकि प्लस एम इफेक्ट देगा तो इसलिए सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और उसके बाद थर्ड। थर्ड और फिर तुम्हारा फर्स्ट। इन दोनों पे आपका क्या लग रहा है, माइनस आई। सेकेंड और थर्ड में माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन फर्स्ट में क्या, सेकेंड में क्या इफेक्ट यूज कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट यूज कर रहा है। आप समझिए इस बात को। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अच्छे से आप समझ गए इस पॉइंट को? जी सर।
हाँ सर। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने माइनस चार्ज और इधर NO2, माइनस चार्ज NO2, NO2 is first, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट है हमारा माइनस चार्ज NO2। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो, बताओ। सर सबसे ज्यादा फोर्थ होगा। सबसे ज्यादा फोर्थ स्टेबल होगा। फोर्थ में क्या काम करेगा? सबसे ज्यादा फोर्थ स्टेबल होगा। उसके बाद बोलो। सर थर्ड होगा। फोर्थ के बाद फर्स्ट। फर्स्ट होगा। यहाँ माइनस आई NO2 जो है माइनस आई इफेक्ट देता है, बताया था ना। NO2 माइनस आई इफेक्ट देता है, माइनस आई ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। प्लस में तो सिर्फ CH3 ये सभी होता है ना। उसके बाद सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा। ये आंसर ठीक है। हाँ सर ठीक। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है यहाँ, बट इस बात को सिर्फ ध्यान रखना है, फोर्थ वाले में जो इफेक्ट क्या बन जाएगा, इफेक्ट बदल जाएगा। माइनस M ग्रुप, माइनस M इफेक्ट इसमें एक्स्ट्रा, माइनस M इफेक्ट, और इन तीनों में माइनस आई इफेक्ट। क्या जी चिराग, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब चलो अभी इसी पे हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जानते हो तुम लोग क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कोई बता सकते हो? बोलो। नहीं पता सर। किसी को पता है? वैश्विक? नहीं सर। नहीं पता। तो देखो, जब मान लो एक डबल बॉन्ड है इस तरीके से, ठीक, अल्कीन है, ठीक है, ये अल्कीन, इसमें H2 हाइड्रोजन, मान लो निकेल के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजनेशन,
करते हैं ना, निकेल पढ़ा होगा तुमने ऐसा 9th 10th में भी। तो ये बन जाता है क्या, इथेन बन जाता है, ये इथेन बन जाता है। ठीक। तो आप बताओ एक्चुअल में हुआ क्या? इथेन जो बना ये क्या था, इथीन था और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड हो। ठीक। अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी रिलीज होगी, हम लोगों को पहले ये सोचना है। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी हो, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी रिक्वायर्ड, वॉट एवर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आप लोग बताओ इसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? सर रिक्वायर हो। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कैसे डिसाइड किया आपने? सर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, करेक्ट। तो इसमें कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ? एक। एक ही हुआ कि दो ब्रेक हुआ? दो हुआ ना सर। कौन कौन सा ब्रेक हुआ बोलो? बोलिए। सर दो। नहीं दो हुआ जी, जरा सर सोचो तो। दो ही हुआ। हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, H, देखो कौन कौन सा ब्रेक। H2 H2 से का वो H एक। प्लस H हो गया और एक एक C डबल H C और से H ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाँ सर। यहाँ यस वाला, और एक यहाँ वाला ब्रेक हुआ, ये वाला पाई वाला, यस सर। हुआ ना। और बॉन्ड कितना फॉर्म हुआ? दो। दो फॉर्म। ठीक बात है, दो बॉन्ड फ्रेम फॉर्म हुआ। यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ इसमें तुमने दो बॉन्ड को ब्रेक किया और दो बॉन्ड ही फॉर्म किया। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना, एक्चुअल में एनर्जी रिलीज हुई या रिक्वायर्ड हुई। क्लियर? अब जरा सोच के बताओ, वैसे तुम बिल्कुल बता सकते हो इसका आंसर। बताओ क्या होगा। सर बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कंपेयर टू बॉन्ड बनाने में। बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये कहना है। अगर ऐसा और सर होता है, बॉन्ड और सर बॉन्ड बनाने में कम एनर्जी वापस। जी। बॉन्ड बनाने में तुम्हें कम एनर्जी चाहिए। तो बनाने के लिए कम एनर्जी वापस आई, फिर कम एनर्जी रिलीज हुई। बॉन्ड बनाने में कम एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा क्यों है? हम लोग आ सकते हैं एग्जैक्ट पोजीशन पे, आ सकते हैं बुकिश नॉलेज नहीं, एग्जाम एग्जैक्ट पोजीशन पे। तुम ठीक बोल रहे हो, ऐसा क्यों है? शुभांगी बताओ। चलिए देखिए, कौन कौन सा बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड टूटा है, एक पाई बॉन्ड टूटा है एंड सिग्मा बॉन्ड टूटा है कि नहीं? जी सर। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और फॉर्म क्या हुआ है? टू दो सिग्मा पाई बॉन्ड। पॉइंट टू टू सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। फॉर्म तो अब देखो, पाई बॉन्ड को तोड़ना तो आसान है कि नहीं?
पाई बॉन्ड तो वीक होता है, सही बात। यस सर। पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यानी वहां पर एनर्जी कम लगेगी। और लेकिन तुमने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, दो सिग्मा तो मान, एक सिग्मा तो बैलेंस कर दिया, मान हम लोग थोड़ा सा मान के चले, थोड़ा सा डिफरेंस फिर भी आएगा। लेकिन एक पाई बॉन्ड टूटा और एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो कुल मिला के एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, करेक्ट ना। यानी तुमने एक हाँ सिग्मा सर। बॉन्ड, अगर नेट सोचोगे, हम लोग नेट सोचे तो एक सिग्मा बॉन्ड तुमने बनाया और एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा। बॉन्ड को बनाने में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी तुम्हें कम एनर्जी जरूरत है, मिलेगा ज्यादा। ठीक। सो आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ एनर्जी यानी इंथैल्पी, जो प्रोडक्ट का इंथैल्पी है, ठीक, कुछ एनर्जी रिलीज हो गया अगर, तो इधर इंथैल्पी किसका, एक तो ये CH2 C2H4 का इंथैल्पी, हम लोग इंथैल्पी की बात करें, H से इंथैल्पी को डिनोट करते हैं। इंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? इंथैल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो H प्रोडक्ट और इधर H रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोल दिया, दोनों को कम, H प्रोडक्ट H रिएक्टेंट। अगर एनर्जी रिलीज हो गई कुछ, तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई ना, सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर निकल गया, एनर्जी रिलीज हुई। तो आप क्या कह सकते हो इस रिएक्शन सर में HR इज लेस देन HP। HP क्या होगा, छोटा होगा HR से, बिकॉज सम एनर्जी was released during this reaction. तो HP क्या हो गया, HR से छोटा हो गया, तो यू कैन से डेल H, जो कि HP माइनस HR होता है, वो निगेटिव हो गया, एंड इट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जहां पर की एनर्जी रिलीज हो जाती है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ये एक्सोथर्मिक है। एंड इन केस ऑफ इंडोथर्मिक इसके बारे में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में हमने बताया भी था। इन केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी absorbed into the system, energy absorbed into the system, और तब क्या होता है, डेल H, जो कि HP माइनस HR है, वो पॉजिटिव हो। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इंडो मीन्स एनर्जी इन हुआ, एक्सो मीन्स एनर्जी आउट हुआ। समझ में आई बात? सिस्टम से एक्सो मीन्स एनर्जी एग्जिट हुआ, एंड इंडो मीन्स एनर्जी इन हुआ टू द सिस्टम। इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को याद। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
क्या हुआ अब क्लियर है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में? क्लियर है? बोलिए। इट इज द energy released. It is the energy released during hydrogenation of unsaturated hydrocarbon of 1 mole. Means 1 mole को हाइड्रोजनेशन करने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। जैसे इस केस में, अगर इथीन के केस में, इस अल्कीन के केस में, ये मीथेन इथेन है। किसी और डाटा में हम लोग एक डाटा मैंने देखा है अभी, 1 ब्यूटीन कैसा होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 1 ब्यूटेन कुछ ऐसा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसका अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हो तो क्या बनेगा? ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको आप डेल एच भी कह सकते हो। इट इज HP minus HR and it is minus 30.3 किलो कैलोरी क्या पर मोल, ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, नहीं। सर वो 30.3 कैसे निकालो? कुछ नहीं निकाले, दिस इज द जस्ट डाटा। हम डाटा कहीं से देख के तुमको बता दिए, निकाले कुछ नहीं। अच्छा ठीक है सर। समझे बात को? हाँ ये कुछ निकालने का बात थोड़ी है, ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हमें भी पता नहीं, कहीं से देख के मैंने पता। इस प्रोसेस में अगर आप 1 मोल ब्यूटीन जो है इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो इतनी एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। इससे आप लोग जो है जारे में जो हाथ को जो है हाथ पैर को ताप सकते हो, समझ है? ठंडा लगेगा तो ब्यूटीन को हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट करोगे तो कुछ एनर्जी निकलेगा, उससे हाथ पांव ताप सकते हो, ठंडा थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो अब तुमको क्वेश्चंस आ सकता है कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है या कहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है या कम है, उसमें मैग्नीट्यूड को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर एनर्जी वाइज देखें, एनर्जी वाइज कौन दोनों में स्टेबल होगा बोलो तो? अगर हम लोग इस दोनों की बात करें, एक ये है और एक ये, इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? विच वन इज मोर स्टेबल, 1 और 2? अगर इस दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बोले तो बता सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी? बताओ, विच वन इज मोर स्टेबल? बोलो। तो सेकंड वाला। क्यों होगा सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल? सर जो फर्स्ट वाले को लाइक ब्रेक करते तो सेकंड में तो एनर्जी रिलीज होती। वो तो ऊपर सीधा ही दिख रहा है ना, हाँ कितना सर। एनर्जी रिलीज हुआ था, नहीं? हाँ सर, मैं भी वही बोल रही हूँ। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, एक ये है, इसका अगर एनर्जी लेवल हम जैसे एनर्जी लेवल फिजिक्स में बनाते हो ना,
मान लो इसका एनर्जी लेवल है, इस तरीके से हम लोग एक एनर्जी लेवल का बनाए कुछ। अगर ये सपोज करो ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है और यहाँ पर तुम्हारा ये 1 ब्यूटी, और तो ऑब्वियसली जो ब्यूटेन होगा वो ब्यूटेन कहीं यहाँ, समझे, ये तुम्हारा ब्यूटेन, और ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, क्लियर? समझ में आएगा? सो अब हम लोग आते हैं कि हाइड्रोजन, ये तो समझ गए। अब जरा बताओ 1 ब्यूटीन है, ठीक, और यहाँ पर मान लो 2 ब्यूटीन, इस दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका? फर्स्ट और सेकेंड है, इस दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका था? कैसे पता? बता सकते हो? ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, विच हैव more heat of hydrogenation? कैसे डिसाइड करेंगे? सोचिए और बताइए। क्या वैश्विक बता सकते हो इसका आंसर? क्या डायरेक्ट आंसर मत बताओ, एटलीस्ट क्या डायरेक्शन है, किस तरह से सोच सकते, क्या रीजन होना चाहिए वो भी बताओ तो आंसर की हो जाएगी।
अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या कर सकते। सर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। करेक्ट करेक्ट, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। कम होगा। कम होगा ना जी। वो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा ना, नहीं आएगा। इसको तो वहीं रहना है, ब्यूटेन का तो पोजीशन बदलना नहीं है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो नीचे आएगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बताइए अब, इस दोनों में बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका कम। those those ऐसे लिखो, among तो फर्स्ट वाले का ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। first one between 1 and 2 which have more stability will be down in energy diagram. So less heat of hydrogenation. हीट ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो यानी कम किसका होगा, कौन ज्यादा स्टेबल लगता है तुम्हें, सेकंड वाला। सेकेंड वाला। चलिए वेरी गुड। सेकेंड क्यों ज्यादा लगता है, सिमेट्रिकल लग रहा है। सिमेट्रिकल। देखो एक और रूल है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, एक रूल समझिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन will be more stable. मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा। दिस इज फंडामेंटल। अब क्यों ज्यादा स्टेबल होता है ये भी देखें। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से कार्बन था, ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन हम लोग बना लेते हैं, यहाँ कार्बन है, ये CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, और इधर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। देखो फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ये हो गया। अब अल्फा कार्बन कौन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन यहाँ, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो मान लो हम लोग अभी इसी को कंसीडर करते हैं, सपोज करो हमने इसको कंसीडर किया, तो क्या होगा, ये टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक, और ये बॉन्ड ऐसे करके तो क्या बना, ये हो गया तुम्हारा CH, तो यहाँ पर H प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH माइनस CH। तो ये क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन बन गया ना। और इस हाइपर कंजुगेशन से जो हाँ डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। क्लियर।
तो इस हाइपर कंजुगेशन से देखो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है बोलिए, कितने अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, 3 इधर है 3 उधर है, 6 6 हो गए ना, तो टोटल 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, 9 जी सर। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। नाइन हाइपर कंजुगेटिंग, एक अगर 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ, तो आप कह सकते हो जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड दिखेगा ही नहीं, और यू कैन से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड कह सकते हो गया ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ही तो हो रहा है। तो इसके होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो इट बढ़ती है। स्टेबलाइजेस, तो इसलिए ये स्टेबलाइज होता है। और इस केस में जहां पर आप डबल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर सोच रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर 2 है ही नहीं, यानी बॉन्ड ऑर्डर उससे थोड़ा सा कम है, डबल बॉन्ड को तोड़ने जाएगा मिलेगा ही नहीं वहां डबल बॉन्ड, जहां पर आप डबल बॉन्ड को तोड़ने जाओगे मिलेगा ही नहीं, कहीं शिफ्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए 2 इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑर्डर में हो, देख रहे हो, यानी एनर्जी उसकी नीचे चली जाएगी स्टेबल है तो इस कारण से आपको होगा 2 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उल्टा तो नहीं लिख दिया, 1 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या हम लोगों ने सो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या उल्टा ऑर्डर लिख दिया, 1 ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, 2 का नहीं ठीक ही तो लिखा था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, 1 का ज्यादा, 1 का ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, 2 का कम होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, यानी 1 ब्यूटीन यहाँ है तो 2 ब्यूटीन कहीं और होगा, एनर्जी लेवल उसका हो सकता है 2 ब्यूटीन का यहाँ पर एनर्जी, दिस इज योर 2 ब्यूटीन। तो इसलिए इसका एनर्जी गैप तो इतना ही सा ना आएगा, ये इतना ही सा ना आएगा इसका, दिस इज एनर्जी। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बोलिए। बताओ, सर 2 का ज्यादा होगा। सेकेंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा,
यानी स्टेबिलिटी का रिवर्स होगा, यही ना हुआ। हाँ सर। एक और ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ डी जो लिखा है क्या है बताए? डी स्टैंड फॉर डिटोरियम, जो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। डी है डिटोरियम। इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। रीजन बता सकते हो? सर ड्यूटेरियम ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। डिटोरियम को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। हाँ सर। इस बॉन्ड को कार्बन डिटोरियम को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। टू ब्रेक इट नीड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। अब अगर इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है तो ऑब्वियसली यहाँ हाइपर कंजुगेशन तो अच्छा नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? फर्स्ट केस में हाइपर कंजुगेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, बट सेकेंड केस में तो हाइपर कंजुगेशन बढ़िया होगा। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण जो डीलोकलाइजेशन होता डबल बॉन्ड का, वो फर्स्ट केस में बेटर नहीं होगा, बट सेकेंड केस में बेटर होगा। तो सेकेंड केस में डीलोकलाइज होके एनर्जी लेवल को डाउन करेगा, बट फर्स्ट केस में वो वैसा नहीं कर पाएगा। इसलिए एनर्जी लेवल फर्स्ट केस की क्या रहेगी? ऊपर ही रहेगी, और सेकेंड केस का एनर्जी लेवल नीचे रहेगा। क्लियर है? या नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो इसलिए फर्स्ट जो है ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी फर्स्ट का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम स्टेबल होगी, एनर्जी उसका ऊपर रहेगा।
तो अब कुछ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखें क्या? देखते हैं। कुछ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का अगर क्वेश्चंस हम लोग को मिलता है तो उसको करके देखें, कहीं है। चलो जैसे 19 को ही करो, 19 तुम कर सकते हो अगर चाहो तो। 19 ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, क्या इसका आंसर कर पाओगे? लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड किस में होगा, इसका आंसर। अभी जो बताया है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन, वैश्विक बताओ। तो ए। ए होगा। लार्ज लॉन्गेस्ट कह रहा है, वहां तो एसपी बीच वाला एसपी हो जाएगा और यहाँ sp2 हो जाएगा। sp के बीच में तो बॉन्ड लेंथ छोटा ही होगा ना, लॉन्गेस्ट कैसे? तो यहाँ स्ट्रेंथ क्यों लिखा है? लॉन्गेस्ट, अच्छा, लॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड, स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, गलत लिखा है मुझे लगता है। इसको बॉन्ड कर लेते हैं लोग अपने हिसाब से। लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड होना चाहिए, वो गलत लिखा होगा, मतलब बॉन्ड मान के चले। अब बताओ। बोलो कौन बताएगा? देखिए,
हाइपर कंजुगेशन करता क्या है? हाइपर कंजुगेशन जो है, मान लो यही है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बगल में कर देता है ना। क्या करेगा? मान लो बी को देखें हम लोग, तो सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो यही हुआ ना, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, तो क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यही तो करता है। और जिसमें सिंगल बॉन्ड ऐसा ज्यादा बनेगा वो उतना बड़ा हो जाएगा बॉन्ड, लॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पर तुमको H प्लस बन जाएगा और ये CH हो जाएगा, ये CH2 माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, यहाँ जो डबल बॉन्ड दिख रहा था वो सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड बनने से बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा ना। सही बात है, बोलो। हाँ सर। तो आप बताओ कौन सा आंसर होगा? समझ में आ गया तो बोलो, आंसर क्या आएगा? वैश्विक, क्या जी, है कि नहीं? वैश्विक मिश्रा कहाँ गए? यस सर। बताइए क्या आंसर होगा? कोई भी बताओ। शुभांगी, क्या हुआ, छोड़ दें अब? बोलो, ठीक है क्या? क्या आंसर होना चाहिए? फ्री है क्या? कौन सा? और पार्ट सी। डी आंसर होगा, क्योंकि इसमें यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सिक्स हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। वो डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में ज्यादा परसेंटेज रहेगा, इसलिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। चलो 20 करो तो 20, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट डिस्कशन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। C डबल बॉन्ड C में डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का बताना है। सर ए। ये बता रहे हो अंशिका? हाँ सर। तो बी। नहीं, बी तो नहीं होगा, बी तो गलत है। देखो एक ट्रिक समझो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इन सब में 3 लास्ट में है ना। तो इसका मतलब इसी 3 में आंसर है, 3 तो लास्ट में ही होगा। क्यों 3 लास्ट में होगा? इसलिए कि वो बेंजीन है, 3 जो है बेंजीन है। और बेंजीन में रिजोनेंस से एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है, जिसको एरोमेटिसिटी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है, तुम लोग जैसे एरोमेटिक नाम सुने हो, एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पर परफेक्ट जो है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब एक ही लेंथ पे हो जाते हैं,
इसमें जो घूमेगा ना, देखो प्लस माइनस इसमें फॉर्म नहीं होता। इसमें क्या है, जैसे एक तो ये बना हुआ है और ये शिफ्टिंग जब डबल बॉन्ड की होगी तो इस तरीके से ये शिफ्ट होके ऐसा बन जाएगा, यानी कि कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर चेंज। सो हर प्रत्येक बॉन्ड जो है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है, सर ऐसा एक कहीं और नहीं। तो ये सबसे छोटा होगा। सर एक होगा सर। तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बोल रहा है, नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। जस्ट मिनट मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो ये अगर 1.5 है, हमें डबल बॉन्ड का सबसे ज्यादा कौन होगा? हाँ, तो सबसे ज्यादा तो यही आएगा। सही बात है, सही तो बोल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा का पूरा जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्सन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ इसी का बन जाएगा, और सब में इतना नहीं होगा, यानी यही सही है। थर्ड किसने बताया था अभी? ठीक सर बताया, शुभांगी। शुभांगी ने सही बताया, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद के ऑर्डर को डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। जैसे फोर्थ में रिजोनेंस तो है नहीं, तो फोर्थ सबसे नीचे चला जाएगा, वो उसमें डबल बॉन्ड टूट नहीं रहा है क्योंकि रिजोनेंस नहीं है, वहां थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन से हो सकता है डबल बॉन्ड में चेंज, इसलिए फोर्थ सबसे नीचे है, सबसे छोटा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है। अब 1 और 2 में देखें, 1 और 2 में कैसे डिसाइड करोगे दैट 2 का ज्यादा है डबल बॉन्ड करेक्टर? रिजोनेंस तो हो ही रहा है, दोनों में रिजोनेंस हो रहा है। एंड देन ओके, साथ में 2 में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसके कारण हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 में ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो सकता है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन भी आ रहा है इसके कारण, सो दैट्स व्हाई 2 1 से बड़ा बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके, तो इसको अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा। एंड करें? ओके सर। ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर।